अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर और मेरे साथ हैं इस टाइम फैसल साहब। सो इस जो हमारी गुफ्तगू है, इसका मकसद ये था कि बड़े अरसे से हम आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं। सो वी थॉट कि हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और ताकि ये लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे और हम जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं कॉन्वर्सेशंस के वो आप लोगों तक पहुंचाएं। तो कोशिश तो हम बहुत अरसे से कर रहे थे, लेकिन फाइनली आज हमारा पहला दिन है और आज हम आपके सामने ये अपनी कॉन्वर्सेशन लेके आते हैं। तो अपॉलॉजीज, पहला दिन है और हमारे पास कुछ सेटअप भी कोई खास नहीं है। हम अपने अपने फोन के ऊपर कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं। सो फैजल साहब, आप बताएं आजकल आपका तंबू कहाँ लगा हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। दो खाना बदोश जब इकट्ठे होंगे तो गुफ्तगू तो होगी। आजकल जी मेरा टेंट पाकिस्तानी में है और खैमा जो है वो अपना साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ये नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होना है। तो बड़ी हम काफ़ी बातचीत तो करते रहते हैं, लेकिन अब पब्लिक के सामने ये गुफ्तगू होगी। तो मैं इससे शुरुआत इससे करूंगा कि आप इस वक्त जो है आप हटन इंस्टीट्यूट में हैं स्कॉटलैंड में, और जो मेजर आपका रिसर्च का जो वो है मौजू है वो ग्रीनिंग है, वो ग्रीन इंडस्ट्रीज है, वो ग्रीन इकोनॉमी है। तो जरा उसके बारे में बताइएगा। आपसे वैसे तो बड़ी बातचीत होती रही नमल में, ठीक है ना, हम किश्ती में बैठ के और कबाब बनाने की भी गुफ्तगू करते रहे, बहुत मज़ा भी आया नमल में, ठीक है ना, आपके हाथ का पका हुआ खाना खा के। तो हम बात ही करते रहे कि एक दिन हम वो छोटा सा जो एक वो आइलैंड था और आजम जमील को भी बुलाना था, उसने भी आना था, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन ये बताइए कि हटन इंस्टीट्यूट में कर क्या रहे हैं और उसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा। जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पे उसका क्या असर होगा। थैंक यू फैजल साहब। हाँ, आपने नमल याद करवा दिया और वो मुंबई याद करवा दी और आपने जो लीन किस्म का हमारा वहाँ बीफ था वो आपने याद करवा दिया। वो तो बहुत मिस करता हूँ मैं इधर। तो हटन्स में आजकल जो रिसर्च चल रही है वो चल रही है ग्रीन फाइनेंस में, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली एज यूजुअल, जिस तरह हम बाकी चीजों में भी पीछे हैं, इसमें भी पीछे रह गए हैं। और कार्बन क्रेडिट्स का शोर तो बहुत है कि पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है, इसको अनलॉक करना चाहिए। लेकिन ये सफर बहुत लंबा है। तो हमें बहुत ज्यादा इसके लिए रेगुलेशंस चाहिए, हमें कुछ इसके लिए एक्ट्स चाहिए, कुछ हमें इन हाउस स्टैंडर्ड्स चाहिए। सो हल्के जो सादा अल्फाज में जो ज्यादा तो इसके ऊपर जो काम है वो कार्बन क्रेडिट्स का है कि जो कंपनीज हैं जो एमिशंस जनरेट करती हैं वो या उनको इनसेट कर लें, अगर इनसेट नहीं कर सकती तो ऑफसेट कर लें कि किसी और जगह के ऊपर वो इन्वायरमेंट बेस्ड कोई प्रोजेक्ट लगाएं और उससे कार्बन सीक्वेस्ट्रेट करें। सो वो कार्बन क्रेडिट से ये बात शुरू हुई, फिर ये बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स के ऊपर भी आ गई। सो अब जो डिस्कशन है वो हो गई है लैंड मैनेजमेंट के ऊपर कि आप इसको इन अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखेंगे कि आपने फॉरेस्टेशन भी करनी है, आपने बायोडाइवर्सिटी को भी रिस्टोर करना है, उसके साथ आपने इकोसिस्टम सर्विसेज भी देखनी है कि जैसे आपके पास वाटर चैनल्स हैं, दरिया है, उनके आपके पास जो कैचमेंट एरियाज हैं उनको आपने रिस्टोर करना है। इवन कोस्टल जो साइड है, ब्लू इकोनॉमी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, उसकी आपने रिजिलियंस जो है उसको एनहांस करना है। तो वो फायदा ये है कि किस तरीके से आप ये जो कार्बन मार्केट है ना इसके अंदर नॉट एज अ कॉर्पोरेट, लेकिन ये कि एज अ सप्लायर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आप किस तरह एंटर हो सकते हैं। तो अब यूके के अंदर उसके लिए कुछ कोड्स हैं, वुडलैंड वुडलैंड कार्बन कोड है। फिर दे हैव पीट्स ऑल ओवर द कंट्री। तो वो जो पीट्स हैं वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके कोड्स हैं, उसकी ट्रेडिंग मैकेनिज्म है। फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसने कुछ ट्रेडिंग मैकेनिज्म बना दिए कि किसको आप क्रेडिट ले सकते हैं, किसको आप नहीं ले सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी जंगल लगा हुआ है तो उसके क्रेडिट्स आप क्लेम नहीं कर सकते। यू हैव टू ब्रिंग इट न्यू प्रोजेक्ट्स। फिर उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एडिशनैलिटी है, डबल काउंटिंग है। सो ये एक पूरा फ्रेमवर्क या आप एक इकोसिस्टम इसको कह सकते हैं कि जो स्टार्ट होता है
फ्रॉम सप्लाइंग दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद इवेंचुअली जो उसका एंड यूजर है। और लेकिन इसमें एक जो चैलेंजिंग बात है कि वो है तो ये बहुत अच्छा, लेकिन अभी क्योंकि मेच्योर नहीं हुई कार्बन मार्केट्स, अभी कार्बन क्रेडिट इट्स अराउंड 25 पाउंड्स, लेकिन जो नेट जीरो का टारगेट है वो है 2050 का। तो अब कॉरपोरेट्स ये सोच रहे हैं कि अच्छा यार हम इनको स्क्रैप करते हैं और 2040 पे जाके हम अपने कार्बन क्रेडिट्स जो है इनको दोबारा ले लेंगे, ताकि बाय द एंड ऑफ 2050 हम नेट जीरो के ऊपर आ जाए। तो ये है मोर और लेस, लेकिन उसमें पाकिस्तान के पास जो एक चांस है, वो जो कॉलोनियल लेगेसी है ना, जो है तो हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का रीजन, वो हमें यहाँ बेनिफिट ये दे सकती है कि हमारे पास फॉरेस्ट्री के पास मैसिव लैंड है, रेलवेज के पास है, और डिपार्टमेंट्स के पास है। तो जो इन प्रोजेक्ट के में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ज्यादा चली जाती है, मेजर चंक ऑफ इट इन एक्विजिशंस। सो हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी एक्विजिशंस का प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट की साइड के ऊपर, सो हमें सिर्फ मॉनिटरिंग की जो कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ेगी। सो हम इसमें एक बहुत बड़े एडवांटेज में हैं इस कॉलोनियल लेगेसी की वजह से। तो ठीक है। इसके ऊपर फिर हमें एक नशिस्त रखनी पड़ेगी जी अलहदा से। बिल्कुल रखेंगे जी, काफ़ी कुछ है जिसमें बात होनी है। आज सुबह मेरे सन इन लॉ ने मुझे एक मैसेज भेजा रिगार्डिंग पाकिस्तान सर्कुलर डेट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड आईपीपीज एंड ऑल। तो मैंने उसको जवाब ये भेजा कि अब तो मन्ने कसाई को भी पता है कि आईपीपीज और सर्कुलर डेट जो है वो क्यों इतना बड़ा हमारे गले में तोक डाला हुआ है और किसने डाला हुआ है। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो ये इसके ऊपर अलहदा एक करेंगे पूरा प्लान कि ये आईपीपीस का कॉन्ट्रैक्ट का बैकग्राउंड क्या था, किसने किया। जी और अभी तक ज्यादा तो अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया कुछ लोग हैं जो बड़ा पॉइंट ब्लैंक जिक्र करते हैं, तो डिटेल में ये जाने की जरूरत है कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स वाले हमारे आईपीपीस हैं ना, इनके बेनिफिशियरी जी कौन। जी और ये हम छुपते हैं फॉर एफडीआई नहीं आएगी जी, एफडीआई नहीं आएगी, वो एक आर्गुमेंट है, उसके पीछे छुपते हैं। लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल में करेंगे बात कि ये इसका जिम्मेदार कौन है और इसके बेनिफिशियरी कौन है। तो लेकिन जी आज स्टार्ट करते हैं जो हमारे प्रेसिंग इशू है। सो मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अरशद शरीफ का जो मर्डर था, जो सैंक्शन असैसिनेशन थी, उसके ऊपर जो जी। कीनियन हाई कोर्ट का डिसीजन आया, और कि वहां तो इंसाफ मिल गया, लेकिन जिस मुल्क में वो पैदा हुआ बड़ा हुआ वहां इंसाफ उसको अभी तक नहीं मिला। जी बड़ा ज़बरदस्त फैसला है केनियन हाई कोर्ट का। जज मुतोकू उन्होंने फैसला दिया और पहली फाइंडिंग जो उन्होंने दी है वो ये है कि ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये टारगेटेड किलिंग थी। जो केनियन पुलिस का वो स्पेशल यूनिट है जिनके लोगों ने ये क्लेम किया था कि जी उनको चोरी की इतला थी कि गाड़ी चोरी हुई है। ये गाड़ी आई, उन्होंने रोकने की कोशिश की, रुकी नहीं, उन्होंने फायर किया और उसमें अरशद शहीद जो है उनकी मौत वाकई हुई। अब तो क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसे नहीं था, ये टारगेटेड किलिंग है। और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो उमर शाहिद हामिद का जो फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन यूनिट गया था कीनिया, उन्होंने बहुत कुछ होशरुबा इंकशाफात किए थे कि जो स्पेशली जो है जो ट्रिजेक्ट्री थी बुलेट की, कि वो पीछे से मारी गई, चेस्ट से वो इमिट हुई, ठीक है ना, एग्जिट हुई वो चेस्ट से, सर में गोली मारी गई, चेस्ट से एग्जिट हुई। तो ये रैंडम शॉट तो नहीं था, ये मोस्ट लाइकली बड़े क्लोज क्वार्टर से ये गोली चलाई गई थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जी जो ड्राइवर था उसके साइड पे कोई ब्लड स्प्लैटर, कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई इफेक्ट नहीं था। ठीक है ना। तो अब ये सारा जो मामला है, अब ये पाकिस्तान में इसको परसू होना चाहिए और करना चाहिए। और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस जो है वो कॉज लिस्ट में लाता ही नहीं है। ये ज्यादती है बहुत बड़ी, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम परसू करते रहेंगे, सिविल सोसाइटी भी करेगी, उनकी फैमिली तो कर ही रही है, जर्नलिस्ट जो हैं वो भी कर रहे हैं। तो इसको अब आगे लेके चलना होगा। 2 दिन हो गए हैं प्रेस में और मीडिया में इसको डिलिबरेटली सप्रेस किया गया है
इसको अंडर रिपोर्ट किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सेल्फ सेंसरशिप है, ठीक है ना, उसको जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है। आर्टिकल 19 जो है वो बड़ा क्लियर कहता है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, और कैविएट उस पर कम है, ठीक है ना। इस्लाम के खिलाफ कौन सा जाहिल होगा जो इस्लाम के मुनाफी कोई बात करेगा या कोई फैलाने की कोशिश करेगा, उसको तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट ये जो यहाँ हो रहा है कि इतनी बड़ी खबर है उसको सप्रेस किया गया है हम्म, कि आका जो है, मालिक जो है, वो नाराज ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये उस पैराए में, और जज ने ये भी कहा है, उसने कॉम्पनसेशन भी ऑर्डर किया है। जो उनकी एहलिया हैं जवेरिया सिद्दीकी, उनको उन्होंने कॉम्पनसेशन भी ऑर्डर किया है, और अपने ऑर्डर में लिखा है कि पैसे से जिंदगी तो वापस नहीं आती, लेकिन शी इज इंटाइटल्ड टू हैवी कॉम्पनसेशन। उन्होंने वो कॉम्पनसेशन भी ऑर्डर किया, और ये भी ऑर्डर में लिखा है कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए। हम्म। जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, जो एहलकार इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है कि कीनिया में आपको जो है इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान में जो है हम इसको अभी तक जो है पीछे धकेलते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, जिनको पता है कि हम्म। ये कुरा उन तक पहुंचेगा तो बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। तो फैजल साहब, ये आप कैसे देखते हैं? अगर हम 1950 से ही स्टार्ट करें तो सप्रेशन है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना है, लोगों को बोलने नहीं देना, फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बांटने हैं। तो अब ये इतने अरसे बाद मुझे तो ये लगता है कि शायद जिस स्केल से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं और एक्सपोज हो रही हैं, तो अब शायद हम उस मोमेंट ऑफ ट्रूथ के ऊपर शायद अब हम पहुंचे हैं कि मुल्क उस हालत पे आ गया है कि नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग। और शायद आज से 5 साल पहले अगर कुछ सेगमेंट्स थे, उनको अगर हम मेन स्ट्रीम करते कि यार आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें मुल्क के लिए, तो अब लोग अपने अपने वेस्टेड बेनिफिट्स देख के पीछे हट जाते थे। तो मेरा ख्याल है शायद अब शायद वो मोमेंट आ गया है कि लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो गया है कि अब हमें अपनी जात से आगे निकलने अब आगे निकल के ये काम करना पड़ेगा। और जिस आदमी के पास मॉरल क्रेडिबिलिटी है और वो करेक्टर है, उसको बाय डिजाइन कुछ लोगों ने मिलके अब्यूज ऑफ पावर करके उसको हमने जेल में रखा हुआ है। सो ये जो इतना अरसा ये पावर जो कॉरिडोर्स में चलता रहा, तो ये तो सारा कुछ टेबल्स हैं, ये तो अब टर्न हो गए हैं। ये देखिए, टेबल्स तो टर्न होने थे। आज के पाकिस्तान में 140 मिलियन, इसका मतलब है 14 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल में है। और हर रोज़ जो है नए स्मार्टफोन खरीदे जा रहे हैं, पुराने जो फीचर फोन थे वो डिस्कार्ड किए जा रहे हैं। जिसका मतलब है कि अब फ़ोन जो है सिर्फ एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये एक ऐसा टर्मिनल है जो हर शख्स अपनी जेब में लेके घूम रहा है, खातून जो है वो अपने बैग में लेके घूम रही है, और उसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो अनस्टॉपेबल है। हम्म। ये बहुत बड़ी जहालत है कि जी आप किसी तरीके से इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोकेंगे। ये 70 80 90 की दिहाई नहीं है, जब एक टीवी चैनल था, कुछ अखबार थे, इलिटरेट पॉपुलेशन थी, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सुन नहीं सकते थे, रेडियो पाकिस्तान भी कंट्रोल था, हम्म। ठीक है ना। और हमें पता है वो तो 50 60 सालों से, बल्कि शुरू से ही कंट्रोल्ड है। फातिमा जिन्ना जब अनाउंस करने आई जिन्ना साहब की वफात का, तो कुछ ही मिनट बाद उनकी जो वो एड्रेस था या उनकी जो बातचीत थी उसको काट दिया गया था। और ये 1948 की बात हो रही है, अब हम 2024 में है, ठीक है ना। अब ये सोचना कि हम आवाज़ दबा देंगे तो ये होने नहीं लगा। जितनी मर्जी जो है ये एक्स को बंद करें, ये यूट्यूब को बंद करने की कोशिश करें, ये नेट को थ्रॉटल करें, ये स्पीड स्लो करें, ये फायरवॉलें लगाएं, उससे कुछ नहीं होने लगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप तो चाइना में रहे हैं, आप 3 साल आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया होगा कि चाइनीज़ जो है उनसे बेहतर
एक तो दुनिया में काउंटर इंटेलिजेंस में कोई नहीं है, उसके बाद जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं हाँ, वो यूबिक्विटस है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या बातचीत हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या इंफॉर्मेशन का फ्लो है या नहीं है। बेशक उनका अपना इक्विवेलेंट हो सर्च का, उनका अपना इक्विवेलेंट हो सोशल प्लेटफॉर्म्स का, वहाँ वी चैट जो है उस पर हर चीज़ होती है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी उनकी जो चीज़ें हैं उस हिसाब से देखा जाए तो एक ऑल प्रिवेलिंग सर्वेलेंस का सिस्टम भी है, लेकिन क्या वहां पर बातचीत नहीं होती। देखिए फैजल साहब, आपके और मेरे ना म्यूचुअल दोस्त हैं लम से, नाम मैं नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। जी अभी जी। कल मेरी उनसे बात हुई, कहते हैं यार मैंने तो दो तीन जगह पे ये कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि बीच में पैसे इन्वॉल्व हैं, तो कुछ लोग जो है उनको मामू बनाने का वो आर्ट आता है, और कुछ को बनने का शौक है, तो बन उनको गए। भी हम जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वो लोग जो ये आर्ट जानते हैं, जिन्होंने पहले भी जो है, ठीक है ना, हजारों के हिसाब से और लाखों के हिसाब से लैपटॉप भी बांटे, सारा हाँ, कुछ किया, तो ठीक है ना। बस अब तो वो वही है जो कहते हैं जी हाँ ये भी हो जाएगा, हाँ जी वो भी हो जाएगा, बस ये एमआईटी में हम यही कर रहे थे। देखिए तो मैं वो तो मैं समझता हूँ। वैसे साहब 2014 में चाइना में ना ये इस तरह का पार्शल सा था, ये ब्लॉकेज के जीमेल वगैरह बंद थी, व्हाट्सएप चलता था, और फिर उस टाइम गूगल सर्विसेज ब्लॉक नहीं थी। सो बैक इन 2014 गूगल की एक अपनी एक्सटेंशन हुआ करती थी, स्विची, प्रॉक्सी स्विची। सो हम वो यूज करते थे। फिर उन्होंने फॉर सम रीजंस गूगल सर्विसेज ब्लॉक की, उसकी वजह से उबर को वहां से जाना पड़ा, बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन गूगल मैप्स। सो जो उनकी लोकल थी दीदी मनशेंग, वो थी बेदू मैप्स के ऊपर। सो चाइनीज सेकंड मूवर एडवांटेज को बड़ा अच्छा यूज करते हैं, कि वो जो भी चीज बनाते हैं वो पहली जो एग्जिस्टिंग होती है उससे एक स्टेप आगे ही जाते हैं। सो गूगल जो बेदू मैप है, इट वाज बेटर देन गूगल मैप, और ऑब्वियसली क्योंकि उनकी प्रेजेंस थी वहां। उसके बाद आई रिमेम्बर कि व्हाट्सएप भी ब्लॉक हो गया और गूगल सर्विसेज भी बंद हो गई। सो फिर हमने पेड वीपीएन्स लेना शुरू कर दिए। सो पेड वीपीएन्स ने बहुत अच्छा हमें हमारा साथ दिया। फिर इवेंचुअली 2017 में जब उन्होंने फायरवॉल को दोबारा अपग्रेड किया तो वीपीएन्स बंद हो गए। सो आई रिमेम्बर कि मुझे वीपीएन ने अपनी कस्टमर सर्विस उनकी इतनी अच्छी थी, दे पेड मी बैक, और 3 महीने बाद उन्होंने दोबारा ईमेल भेज दी कि हमने अपना सिस्टम अपडेट कर लिया, तो अब हम वी आर रेडी टू गो। सो वहां देखें, ये जो कंटेंट ये क्या करना चाह रहे, कंटेंट मैनेज करना चाह रहे हैं ना, वो नहीं हो सकता। फायरवॉल से आप कुछ चीजें हैं उन तक आप कंप्लीटली एक्सेस रोक सकते हैं। आप एक्स ब्लॉक करते हैं, हम ब्लॉक करते हैं। आपने फेसबुक ब्लॉक करनी है, यूट्यूब ब्लॉक करनी है, आप कर दें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप फायरवॉल के थ्रू यूट्यूब का कंटेंट मैनेज कर लें। वो आपने मैनुअल ही करना है। यूट्यूब के एल्गोरिदम्स हैं, फेसबुक के एल्गोरिदम्स हैं, उनके साथ आपने प्ले करना है। तो आपने उसकी रिपोर्ट्स बनानी है, उनको आपने फ्लैग करना है, वो इसी तरीके से नीचे जा सकती है, फायरवॉल से वो कभी नहीं जाती। प्लस चाइना में देखें, एक उनका प्लेटफॉर्म है वेबू। आई रिमेम्बर उनका जो बहुत सेकंड और वो फर्स्ट और सेकंड में उसकी रेस रहती है, जैकमा और डालियान वांडा। सो उसके बेटा था, उसके कुत्ते की बर्थडे थी। सो उसने अपने कुत्ते को आईफोन और एप्पल वॉच गिफ्ट करके वेबू पे पिक्चर्स लगा दी। सो चाइनीज गवर्नमेंट ने उसके बाद कहा कि यू कैन नॉट, आप हमारे मुल्क में ये डिफरेंस है, जिनके पास पैसे हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो ये हैव और हैव नॉट्स की गेम चल पड़ेगी, तो आप एग्जॉटिक पिक्चर्स नहीं लगा सकते इन लार्जर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने वेबू के ऊपर से उन चीजों को उतार दिया, वो उनका अपना प्लेटफॉर्म है। वो अब चाइनीज बिलियनर्स हैं, वो कभी एक्सपेंसिव याचेस के ऊपर पोस्ट करेंगे, कभी गाड़ियों के साथ करेंगे। सो वो उन्होंने उसको कहा कि नहीं भाई, हमने काम करना है, ये हमारे लोग जो है ना काम की जगह पैसे के पीछे पड़ जाएंगे। सो देखिए, वो इन हाउस चीज थी, उसके ऊपर आपने उसको उतरवा लिया, लेकिन बाकी चीजों के ऊपर आप कंटेंट नहीं मैनेज कर सकते। तो ये तो इनको जिसने बिल्कुल भी
लगाया, ठीक ठाक मामू बनाया। तो इसके ऊपर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर किसी दिन वो कैमरा पे आना चाहें तो उनको हम कहेंगे आके जरा अपने टेक्नोलॉजी की जो लैंग्वेज है और जो टेक्निकलिटीज है उनके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये कितना अच्छा इनको किसी ने चूना लगाया, इनको क्या हमें लगाया, आगे देखें टैक्स दे दे के मर गए, अब यहाँ भी जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। दूसरा मैं ये कह रहा था कि देखें जो अभी आपने कहा कि स्मार्टफोन है, पेनिट्रेशन है, तो एक लीडरशिप एक्सपर्ट है जॉन मैक्सवेल। सो वो स्काईलाइन चर्च है यूएस में, उनका पेस्टर था। तो नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एक्सपर्ट्स। सो उसने एक रूल है 25-50-25, जिसमें ये कहता है कि आपके पास कॉर्पोरेट सेक्टर में, सोसाइटी में I भी। mean, this sounds like the bell curve, 25, 50, 25. हाँ, ये बेल कर्व की शेप बनता वो बिल्कुल मोर और लेस बेल बनती कर्व है। ही है लेकिन वो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंगली उसने उसको ना रखा कि आपके पास 25% लोग हैं ये चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उसके बाद 50% होते हैं जो साइलेंट मेजॉरिटी होती है, सो वो नॉइज की तरफ जाते हैं, पर 25 होते हैं जो चेंज जो है उसको अडाप्ट करते हैं। सो अब खान साहब, बिकॉज इसीलिए हम कहते हैं वो लीडर है या विजनरी आदमी है, और ही इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट कि उन्होंने आगे टारगेट ही क्या किया, बच्चे, कि वो जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनके पास अडेप्टेबिलिटी का मार्जिन ज्यादा होता है। हमेशा उन्होंने बच्चों को टारगेट किया। फिर दूसरा, हमारे कल्चर में जो हमारी वुमेन है, तो आपको पता है बेचारी सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ही करती रहती हैं। उनमें भी नेचुरली अडेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है। खान साहब ने तो टारगेट ही इनको किया। इवेंचुअली जो चेंज रेजिस्टर्स थे उनको कभी उन्होंने टारगेट किया ही नहीं, मनाने की कोशिश ही नहीं की। इवेंचुअली ये हुआ 2011 से, अगर आप स्टार्ट करें 2011, 13, 18 और अब ये 24 है। वो 25% से सफर शुरू होता होता 75 पे चला गया। अभी ये साल गुजरेगा तो ये तो 90 पे चला जाएगा। अब ये चीज है कि जिसको समझने की जरूरत है। अभी एक पेपर भी लिखा हुआ था अदील मलिक साहब ने ऑक्सफोर्ड में, कि उन्होंने काफी कुछ चीजें लिस्ट डाउन की हुई थी कि क्या फैक्टर्स हैं जो चेंज लेके आए हैं। ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ड्राइविंग फैक्टर क्या था, मेन जो बंदा था जो इसको लेके चला उसको वो मिस कर गए हैं। लेकिन देखें, क्रिस्मा है, सब्सटेंस है और मॉरल क्रेडिबिलिटी है। और उसके बाद जब आपने इस चेंज मैनेजमेंट को अप्लाई किया, तो इवेंचुअली आज हम देखें उस पोजीशन पे हैं कि जिस जिस वो मट्टी को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। बिल्कुल। जो आदमी उनके साथ खड़ा है वो बिल्कुल उसको इज्जत भी मिल रही है, लोग सुन भी रहे हैं। और जो आदमी हल्की फुल्की भी हैंकी पैंकी करता है, लोग लताड़ के रख देते हैं उसको। ऐसे ही है जी। देखें, बात ये, मैं मुझे अभी आप जब बात कर रहे थे मुझे एक चीज याद आ रही थी। 1986 में मेरी मुलाकात हुई थी पहली दफा सतार ईदी साहब से। ठीक। उस वक्त जो है वो रिलेटिवली अननोन थे, उनका काम भी अननोन था। उसी कॉन्टेक्स्ट में वो मिलने आए थे। इंटरफ्लो कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं भी उसका एक हिस्सा था। तो उसके बाद देखे सतार ईदी साहब को जैसे जैसे लोगों को पता चलना शुरू हुआ, तो उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल काम वो एक डिफरेंट लेवल पे चला गया। हाँ। आज आप अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान में वन ऑफ द रीजंस ऑफ सर्वाइवल फॉर पीपल अंडर द पॉवर्टी लाइन is because of charity and the whole process of giving. So change comes from various factors, but there are always agents of change. ये वो लोग होते हैं जो अपने किरदार से, अपने काम से, अपनी काविश से चीज जो है वो बदलते हैं। ठीक है ना। इसका हमारा अपना एग्जाम्पल हमारे अपने फेथ में भी है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव, probably the most progressive person was our own prophet, may peace be upon him. चलो। उनका जो प्रोग्रेसिव माइंड था, उन्होंने ना सिर्फ अपनी सोसाइटी को बदला बल्कि पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। हम्म। तो ये चीजें जो हैं ये समझने की जरूरत है। शुरू में उन्होंने
कोई तलवार नहीं उठाई उन्होंने, कोई नहीं कहा कि मैं सबको बदल के रख दूंगा। उनके साथ जो आते गए चलते गए, वो काफिला बढ़ता गया और 10 साल लगे। कोई इतना लंबा अरसा नहीं था, लेकिन मैसेज इतना स्ट्रांग था, इतना वाइड रेंजिंग था, इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट था हर एक की लाइफ पे, कि उसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ती गई। और उससे जो है वो उसकी जो है वो पूरी की पूरी उन्होंने सोसाइटी की शक्ल बदल के रखी। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। जो इस चेंज को रोकने की कोशिश करते हैं, जो स्टेटस को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 76 साल 77 साल से हम वही चीज देख रहे हैं। पहले तो इलिटरेसी, आज तक जो है उस पर कोई खैर खा काम नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग चाहते नहीं हैं, हाँ, जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो नहीं चाहते कि लोगों में शऊर आए। ये शायद खान साहब की सबसे बड़ी जो है कंट्रीब्यूशन है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है पॉलिटिकल एक्टिविटी की, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की, पॉलिटिकल डिबेट की। ये खान साहब का बहुत बड़ा जो है एक कंट्रीब्यूशन है। मैंने 2013 तक वोट नहीं डाला था, जिंदगी में वोट नहीं डाला था। मैं समझता ही नहीं था कि वोट डालना जो है वो एक फर्ज है। लेकिन वो फर्ज है, और इमरान खान ने ये पावर कराया लोगों को कि वोट डालना आप पे फर्ज है, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना आप पे फर्ज है। अगर आप शहरी हैं पाकिस्तान के, तो फिर अपने आप को आप साइड पे नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता आप कहेंगे कि नहीं, मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, सियासत को इबादत समझ के उसमें हिस्सा लें। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड जो आपने अभी आर्टिकुलेट किया जॉन मैक्सवेल का, कि जो लैगार्ड्स हैं, जो नॉन अडॉप्टर्स हैं, और जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं। अर्ली अडॉप्टर्स आपको ये 15 20 25% ही चाहिए। ठीक है ना? उन्हीं से जो है फिर इवेंजलाइजेशन होती है, वो बात आगे जाती है। जो लैगार्ड्स हैं, जो स्लो टू अडेप्ट हैं, उनका जो है कन्वर्जन होती है। और वो एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस है। ये हमने देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है। एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस है। हर किस्म की कोशिश की गई। जो स्टेटस को का जो माफिया है, उन्होंने हर किस्म की कोशिश की, लेकिन उनको इसमें जो है कामयाबी नहीं। 8 फरवरी एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था। हाँ, साइलेंट रेवोल्यूशन था, लेकिन एक्सप्रेसिव रेजोल्यूशन जो है ना रेवोल्यूशन था। लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, उन्होंने बताया हम किस चीज के साथ खड़े हैं। हमें इंसानियत चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें खुददारी चाहिए। ये था उनके वोट का मतलब। और उसको भी आपने जो है उसको आपने पूरी कोशिश की, और अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये चोरी कर लिया जाए। ये मैंडेट जो है, जो अवाम का मैंडेट है, इस पे भी खान साहब बड़े क्लियर हैं। वो अपना मैंडेट नहीं कहते, वो अवाम का मैंडेट कहते हैं। कहते और हैं। है भी अवाम का मैंडेट। किसी को हक नहीं है कि इस मैंडेट को चोरी किया जाए, उसकी शक्ल बदली जाए। और जो लोग आज असेंबलियों में बैठे हुए हैं फॉर्म 47 पे, वो खुद शर्मिंदा है वो ढीठ है, वो बेशर्म। ना शर्म है ना हया है, लेकिन उनको पता है कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। देखे, वो हजरत अली ने कहा था कि जिस आदमी में शर्म नहीं है वो जाए जो मर्जी करे। हाँ, ऐसे ही है। और वो बिल्कुल ऐसे ही। अब कंक्लूड करते हैं ये वाला हम जो सेशन है वो इस पे कि देखें, जो भी मैसेज है अगर वो बेस्ड ऑन ट्रूथ है, सो देर इज नो वे कि आप उसको दबा सकते हैं। आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ना होता तो किसी और तरीके से ये चीज फैल जाती। सो बिल्कुल। ये इन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है। जो उसकी कोर है वो है कि ये जो मैसेज है इट्स बेस्ड ऑन ट्रूथ। सो वो तो कभी भी नहीं रुकेगा। अब भले उनको आप डिजिटल दहशतगर्द कह दें, आप मारना शुरू कर दें, उठाना शुरू कर दें। सो प्रॉब्लम ये है कि जो इस टाइम एलीट है वो ये कह रही है कि दे हैव एंटाइटलमेंट ऑन लग्जरीज और दीज काइंड ऑफ स्टेट पावर। और जो लोग हैं वो खड़े हो गए हैं एंटाइटलमेंट ऑफ राइट्स के लिए। सो इस मैं एक मेरा नहीं ख्याल तरीका ये रोका जा सकता। जी जी, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता।
इनएविटेबल होता है चेंज। देखें, एक तो ये भी है कि ये जो इंफॉर्मेशन एज है, इसको पोस्ट ट्रूथ इरा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है परसेप्शंस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पसीराई मिलती है। आज का दहशतगर्द जो है वो कल का फ्रीडम फाइटर होगा, और आज का जो फ्रीडम फाइटर है वो कल का दहशतगर्द होगा, ऐसे ही। ठीक है ना। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि आपने हिस्ट्री के किस साइड पे खड़ा होना है। आपने उनका साथ देना है जो चाहते हैं कि जी कोई चीज़ ना बदले, जो बदमाशी है वो चलती रहे, जो अशराफिया जिसे बदमाशिया भी कहते हैं वही काबिज रहे, उन्हीं के पास सब कुछ हो। जो गरीब है, नादार है, उसकी कोई सुनवाई ना हो, उसको कोई इंसाफ ना मिले। और इंसाफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अदालत में जाके आपने केस किया अपनी 2 मरला 5 मरला 10 मरला ज़मीन के लिए। उसका मतलब ये भी है कि आपको सोसाइटी जो है इंसाफ दे। आपके बच्चे को उतना ही हक है कि उसकी पढ़ाई हो और उस मयार की हो कि वो भी मुकाबला कर सके। सिर्फ ये ना हो कि जिस घर में मैं पैदा हुआ उसी घर की वजह से मैं सारी जिंदगी जो है मैं अशराफिया का हिस्सा रहा हूँ और गरीब जो है वो गरीब रहे। ये बदलने की जरूरत है, और नहीं बदलेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। ये जो इस वक्त जो हो रहा है, जिस लेवल की ऑपरेशन है, जिस लेवल की जो है रियासती ऑपरेशन है, रियासत अवाम है, रियासत और कोई नहीं है। रियासत और रियासत के ज़राए का इस्तेमाल सिर्फ अवाम का हक है, और वो भी अपने मुंतखब नुमाइंदों से, उनके थ्रू। ये समझने की ज़रूरत है। जो ये समझता है कि वो बादशाह है, वो असल में बादशाह नहीं, वो लगड़ बगड़ है। हाँ। इसी पॉइंट पे ना हम आज की ये डिस्कशन को करते हैं कंक्लूड। और ये जो आपने रियासत और अवाम और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है आपस में, तो ये जो बात की है, हम इससे जो हमारी अगली कॉन्वर्सेशन है वो हम इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। ठीक है जी। थैंक यू फैजल साहब, थैंक यू सो जनाब, मच। हाँ।